संसद के बाहर विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन, छात्र लाठीचार्ज और चढ़ावा चोरी मामले पर सरकार को घेरा, दोनों सदन स्थगित। संसद के मानसून सत्र के दौरान बुधवार को विपक्षी सांसदों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर संसद परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई विपक्षी सांसदों ने गांधी प्रतिमा से लेकर मकर द्वार तक मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विपक्षी सांसदों ने 20 जुलाई को जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर सरकार को घेरा। प्रदर्शनकारी सांसदों की मांग है कि गृह मंत्री अमित शाह संसद में आकर इन मुद्दों पर जवाब दें और सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे। प्रदर्शन के दौरान विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई की गई और इस मामले में सरकार को जवाब देना चाहिए। वहीं राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर भी विपक्ष ने केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण की मांग की। संसद के अंदर भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। विपक्षी सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर लगातार नारेबाजी करते रहे। हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही देर बाद दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही भी पहले 12 बजे तक और बाद में दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। सदन में कामकाज सुचारू रूप से चलाने को लेकर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ करीब 50 मिनट तक बैठक की। सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध खत्म करने की कोशिशों के बावजूद संसद में हंगामा जारी रहा। मानसून सत्र में अब तक कुल 8 में से 3 विधेयक दोनों सदनों से पारित हो चुके हैं, जबकि सरकार बाकी लंबित विधेयकों को भी पारित कराने की तैयारी में है। हमने पहले भी कहा है, आस्था से जुड़ा हुआ मामला और अर्थव्यवस्था से, लोगों की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला उठाया जाएगा। हर मुद्दे को उठाया जाएगा, चाहे इसमें E20 पेट्रोल का बात हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंजन्स को बर्बाद कर रहे हैं। ये पेट्रोल और माइलेज भी बहुत कम मिल रहा है और ऐसी सरकार ने कोई भी गाइडलाइंस नहीं दी है कि जो कंपनीज है वो इसको स्वीकार कर रही है। तो या तो वो प्रमाण पत्र दे, कंपनी स्वीकार करे कि E20, E30, E40 जो सरकार सोच रही है आगे लाने के लिए कि ये इन इंजन्स में हम लोग यूज कर सकते हैं, तो हम यूज करेंगे। नहीं तो क्योंकि आम इंसान की आर्थिक व्यवस्था को खराब कर रहा है कहीं ना कहीं, तो ये भी जन जन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अब समाजवादी पार्टी राम मंदिर के साथ साथ इथेनॉल के मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी। आस्था और आर्थिक दोनों मुद्दे उठाए जाएंगे। आस्था और आर्थिक दोनों। कहाँ मिला फसल? ये कहाँ मिला? क्या गांव-गांव में मिल रहा है? फसल की क्या कमी है? फर्टिलाइजर की कमी है, फसल की कमी नहीं हो रही। किसान तो मेहनत कर रहा है। मांग यही है, प्रधानमंत्री सदन में आए, होम मिनिस्टर सदन में आए, अपना बयान दे, डिस्कशन हो जाए। वी आर रेडी टू टेक डिस्कशन। अगर डिस्कशन हुआ तो इस हल निकलेगा ना। अगर डिस्कशन नहीं है तो वो घर में बैठ के बात करेंगे, घर में सो जाएंगे। ये कैसा हो जाता है? ये पार्लियामेंट है, इसको वो तो डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं। ये अंदर आना नहीं चाहते। इतने दिन हो गए पार्लियामेंट शुरू होके, अंदर आके बयान देने को इनको क्या हो गया? ये क्या मुक्के है, बहरे है, क्या है? नहीं से उठाए हम तैयार है ना डिस्कशन के लिए। तुम क्यों नहीं आ रहे? रांची में प्रोटेस्टर देवेंद्र महतो ने तोड़ा वाटर फास्ट, सोनम वांगचुक से लाइव बातचीत के बाद मानी अपील। झारखंड की राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ चल रहा प्रदर्शन एक नए मोड़ पर पहुंचा है। जेएनकेएम के केंद्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उन्होंने शर्त रखी थी कि वे तभी अपना अनशन तोड़ेंगे जब सोनम वांगचुक खुद रांची आकर उनसे मिलेंगे। इसी बीच सोनम वांगचुक ने फोन पर देवेंद्र महतो से बातचीत की और उनसे अनुरोध किया कि वे अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए शहद और पानी लें। महतो ने यह आग्रह मान लिया और पानी ग्रहण किया। आज रांची में छात्रों का आंदोलन का 12वां दिन है। फोन पर बातचीत के दौरान देवेंद्र महतो ने वांगचुक से कहा कि वे उनका बहुत सम्मान करते हैं और चाहते हैं कि वांगचुक रांची न आए। महतो ने कहा कि उनकी इच्छा है कि वे वांगचुक के सामने ही जल ग्रहण करें। इस पर सोनम वांगचुक ने आश्वासन दिया कि वे प्रदर्शन का समर्थन करने रांची आएंगे। बातचीत में वांगचुक ने महतो को समझाया कि यदि वे पानी और नमक भी नहीं लेंगे तो लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा कि अनशन का मकसद खुद को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि गहरी नींद में सोई सरकार को जगाना है। वांगचुक ने यह भी बताया कि महात्मा गांधी भी अनशन के दौरान पानी में नींबू मिलाकर लेते थे। उनके अनुसार पानी, शहद और नींबू जैसी चीजें शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा देने में मदद करती हैं। लगातार आग्रह के बाद देवेंद्र महतो पानी लेने के लिए तैयार हो गए हैं। जब उनको मालूम चला कि हम अन्न और जल दोनों का त्याग किए हैं, तो हमारे टीम से संपर्क करके चिंता जताए और हम लोग का
पहले तो आंदोलन को समर्थन किए और मोटिवेट किए, और उन्होंने कहा कि जंतर मंतर में जब मैं प्रोटेस्ट में था, हंगर स्ट्राइक में, तब जल का ग्रहण कर रहा था, अन्न का नहीं, तो आप जल का ग्रहण करिए। तो हम उनको एक शर्त रखा कि अगर आप मेरे शर्त मानेंगे तभी मैं जल ग्रहण करूँगा। कि जिस प्रकार आप जंतर मंतर से ऑल इंडिया के स्टूडेंट प्रोटेस्ट को सफल बनाने में सहयोग किए, आप वादा कीजिए कि झारखंड के स्टूडेंट प्रोटेस्ट को भी अब तब तक सपोर्ट करेंगे जब तक हमारा आंदोलन सफल नहीं होता है। हमने आने का भी आग्रह किया, तो उन्होंने कहा कि मेरा तबीयत अभी ख़राब है, अभी अपना तबीयत का रिकवरी कर रहे हैं, रिकवरी होने के बाद हम ज़रूर आएंगे, आश्वासन दिए हैं। लेकिन सरकार से भी आग्रह किए हैं कि आप उतना देर तक बच्चों को सड़क पर मत रखें, आप जल्द से जल्द इनकी मांगों को पूरी करें। दादा, एएनआई आपकी बातों को लगातार देश भर में पहुंचा रहा है, क्या कहेंगे एएनआई को, क्या मैसेज देंगे? जी, आप लोग पूरे एएनआई टीम को आप लोग को दिल से धन्यवाद देते हैं कि आप लोग की वजह से ही हम लोग का ये प्रोटेस्ट का ये जो आवाज़ है पूरा देश तक पहुंचा। लेकिन ये आप लोग से आग्रह भी है, उम्मीद भी है कि ये सत्ता तक जब तक न पहुंचे तब तक आप हम लोग को साथ सहयोग देते रहिए। आपने अनशन नहीं तोड़ा, लेकिन पानी पी लिया। पानी पे आप मेरा हंगर स्ट्राइक जारी रहेगा। वो बसोना मानसून ने आपसे रिक्वेस्ट किया कि आत्महत्या नहीं, आंदोलन करना है, आत्महत्या ऐसे कुछ। हाँ, वो बोले कि जल भी नहीं लेना, वो आत्महत्या के बराबर है, तो आपको आत्महत्या नहीं करना है, आपको आंदोलन करना है, और वो भूख हड़ताल के शर्त में जल ग्रहण करना वो नियम पे है। यमुना एक्सप्रेसवे लूटकांड का खुलासा, 1.83 करोड़ के सोना चांदी के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार, रेकी के बाद रची थी साजिश। यमुना एक्सप्रेसवे पर चांदी व्यापारी से हुई करोड़ों रुपए की लूट के मामले में ग्रेटर नोएडा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने सनसनीखेज लूटकांड का खुलासा करते हुए 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। थाना बीटा 2, एसओजी और थाना इकोटेक 1 पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों के कब्जे से करीब 1.83 करोड़ रुपए कीमत का लूटा गया सोना चांदी बरामद किया है। इसके अलावा वारदात में इस्तेमाल की गई बिना नंबर प्लेट की कार भी पुलिस ने जब्त कर ली है। ग्रेटर नोएडा के डीसीपी रविशंकर निम के अनुसार आरोपियों ने इस वारदात को अचानक अंजाम नहीं दिया था, बल्कि कई हफ्तों तक व्यापारी की गतिविधियों की रेकी की गई थी। बदमाशों ने दिल्ली के चांदनी चौक से व्यापारी का पीछा किया और यमुना एक्सप्रेसवे पर सुनियोजित तरीके से लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक मामले की जांच के लिए कई टीमों का गठन किया गया था। जांच के दौरान 2000 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। इसके अलावा सर्विलांस और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की मदद से पुलिस आरोपियों तक पहुंची। पूछताछ में सामने आया कि आरोपियों पर भारी कर्ज था। इसी कर्ज को चुकाने के लिए उन्होंने करोड़ों रुपए की इस हाई प्रोफाइल लूट की साजिश तैयार की थी। पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने में जुटी है कि इस गिरोह में और कौन कौन लोग शामिल हैं। साथ ही इनके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड और अन्य वारदातों से जुड़े कनेक्शन की भी जांच की जा रही है। ग्रेटर नोएडा पुलिस का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है और जल्द ही इस गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसको डायल 112 पर सवेरे 4:01 पर सूचना प्राप्त होती है कि एक व्यक्ति ने सूचना दी कि वो आगरा जाते समय एक्सप्रेस वे पे 2.8 किलोमीटर के पास कुछ लोगों ने बगैर नंबर प्लेट की वाइट कलर की बोलेनो के द्वारा उनको ओवर पावर करके उनके आगे गाड़ी खड़ी करके और उनसे ज्वेलरी आदि लूट ली है। इस संबंध में उनकी सूचना के आधार पर तत्काल थाना बीटा में अभियोग पंजीकृत कराया गया सुसंगत धाराओं में और उच्च अधिकारी के निर्देशन में 5 टीमों का गठन किया गया, जिसमें हमारे एडीसीपी लेवल के अधिकारी भी थे। इसमें कुछ अधिकारी सेंट्रल नोएडा जोन के भी हमारे एडीसीपी साहब थे, हमारे एडीसीपी साहब ग्रेटर नोएडा के थे। इसके अलावा इकोटेक, दनकौर, इन थानों की भी टीमों को बीटा 2 के साथ साथ लगाया गया था। सूचना मिलने पर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए और लोकल इंटेलिजेंस के जरिए हम लोग को यह पता चला कि इस घटना में 5 अभियुक्त शामिल हैं, जिनके पास से 100% रिकवरी हुई है और इन सभी अभियुक्तों को और घटना में प्रयुक्त कार को आईएफएस गोलचक्कर के पास इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और जिनके पास से सारी रिकवरी हुई। बरामद माल की कितनी कीमत बताई है? बरामद माल की कीमत बाजार के रेट के हिसाब से लगभग 1 करोड़ 38 लाख के आसपास की कीमत। इनके और भी साथी हैं अभी? हाँ, इस घटना में अभी एक कार जो है स्विफ्ट
उसकी बरामदगी शेष है और एक अपहरण। इसका आपराधिक इतिहास क्या है? ये सभी, इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था, ये पहली बार इन्होंने ये घटना कारित करी है और इसलिए इनको गिरफ्तार किया गया। सर इनको पता कैसे चल गया, कैसे क्या रैकी करके कि इन्होंने अंजाम दिया? इस घटना में जहाँ पर ये माल देते थे दिल्ली में, वहाँ से इनको मुखबिरी प्राप्त हुई। ये लोग पहले से कर्ज में डूबे हुए थे और इनको पैसे की सख्त जरूरत थी। इसके अलावा जिस आदमी ने मुखबिरी करी उसको भी पैसे की जरूरत थी, वो भी कर्ज में डूबा हुआ था। तो इन लोगों ने प्लान कराया कि ऐसी गाड़ियों पर टारगेट किया जाए जो फ्रिक्वेंटली यहाँ पर आके अपने माल को एक्सचेंज करते हैं और वापस ले जाते हैं। इसी क्रम में इन्होंने ईटीओस गाड़ी को चिन्हीकृत किया गया। व्यापारी आगरा के थे और उन्होंने देखा कि ये सबसे सॉफ्ट टारगेट है, इसमें केवल 2 ही व्यक्ति होते हैं और लगभग पिछले 2 सप्ताह से ये लोग माल लेके आते थे और यहाँ से माल ले जाते थे। और उन्होंने इसी बीच में ये भी देख लिया था कि ये माल रिसीव करने के बाद अपने गाड़ी में किस जगह पर ये माल को रखते थे ताकि कम रेजिस्टेंस के बाद इनसे ये रिकवरी की जा सके। लूट का उद्देश्य क्या था? लूट को उद्देश्य जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि इनका उद्देश्य ये था कि ये लोग कर्ज में डूबे हुए थे। इन्होंने एक फाइनेंस कंपनी वहीं चांदनी चौक में खोली हुई थी, लगभग 1 करोड़ रुपए कर्ज में थे। तो उन्होंने कहा कि इसी को, अपनी आर्थिक तंगी को देखते हुए उन्होंने ये घटना कारित करी।